दोस्तों, जैसा कि आपको बताया था मैंने पिछले चैप्टरों में, बहुत बेहतरीन तरीके से हम चैप्टर को पूरा कंटिन्यू करते ही जा रहे हैं। आज अपना ये चैप्टर लास्ट हो जाएगा, ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। अब आपको बताने का काम किया था कल मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम वगैरह पढ़ाने का काम किया था। राइबोसोम हो गया आपका, और इसके बाद हो गया लाइसोसोम हो गया। ये सारी चीज़ें मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। जिन विद्यार्थियों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, कृपया करके प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सारी वीडियो देखें, उसके बाद ही चैप्टर को प्रॉपर समझें। इसके बाद एक नया चैप्टर होगा जिसका नाम गुणसूत्र होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सभी विद्यार्थी कंटिन्यू रहेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से समझने में आएगा। अब आप समझिए, अब जो टॉपिक है उसका नाम है लवण। लवण आखिर होता है तो होता क्या है, इसके बारे में बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छा तरीके से डिटेल देने का मैं काम करूँगा। आप समझिए कि जो लवण होता है वो लवण 3 प्रकार का होता है। पहला हरित लवण, अवर्णित लवण, अवर्णित लवण। अवर्णित लवण अब मैं आपको बताऊंगा कि देखिए सर, ये ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं भैया जी? इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। इसका इंग्लिश में जो नाम है उसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं हरित लवण, जिसका हिंदी में नाम है हरित लवण, इंग्लिश में नाम है क्लोरोप्लास्ट। ऐसे ही अब मैं बताऊंगा अवर्णित लवण का। अवर्णित लवण का इंग्लिश में नाम है, इसका नाम है ल्यूकोप्लास्ट, और वर्णित लवण का जो इंग्लिश में नाम है उसको क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। मैं आपको बताने का काम कर रहा हूँगा कि जो भी आपको हिंदी के शब्द और इंग्लिश के शब्द दोनों पे फोकस बनाना होगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। अक्सर एग्जामिनर क्या करता है, आपको हिंदी की जगह इंग्लिश का देने का काम करता है। मैं अपनी हर वीडियो में यही कहता हूँ, और मैं ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट होता है, जो एग्जामिनर अभी पिछली सालों में पूछ चुका है, उनके मैं नाम पहले ही लिख देता हूँ। क्लोरोप्लास्ट का हिंदी में जो नाम है उसको हरित लवण बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया जी? क्लोरोप्लास्ट इंग्लिश का नाम है और हिंदी का नाम है हरित लवण। इसके बाद अवर्णित लवण है, जो अवर्णित लवण का जो इंग्लिश का मीन्स है उसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। और इसके बाद है वर्णित लवण है, वर्णित लवण को इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। आप समझिएगा कि जो लवण था वो लवण को 3 भागों में बांटने का काम किया। पहला इसको हरित लवण, अवर्णित लवण तथा वर्णित लवण कहने का काम किया। अब आप सोचेंगे कि सर जी हरित लवण क्या होता है? हरित लवण यह होता है, यह भोजन का निर्माण करने का काम करता है। हरित लवण किस प्रकार भोजन का निर्माण करने का काम करता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि हरे पेड़ पौधे होते हैं, हरी पत्तियां होती हैं, हरी छाल होती है। तो जो हरा होता है वो क्या करता है भैया जी? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से वह अपना भोजन बनाने का काम कर रहा होता है। मैं आपको बता दूं, यही बात ये हरित लवण में कहने का काम कर रही हैं। आप लोग ज्यादातर क्वेश्चन में जहां भी आपको हरा रंग देखने का काम कर रहा होगा, वो कहीं ना कहीं प्रकाश संश्लेषण करने का काम कर रहा होगा। जो हरित लवण होता है वो हरे पौधों में, हरा पौधा तो सभी में होता है, जैसे कि हरी पत्ती ही हमेशा सभी पौधों में हरी पत्ती ही होती है, और हरा रंग जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण का। जैसे पत्ती क्या करती है, आपको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहता हूँ। मान लीजिए मेरे पास ये नीम का पेड़ है, मैंने ये बहुत बेहतरीन तरीके से नीम का पेड़ बनाने का काम किया। अब ये नीम का जो पेड़ है, अब आप सोचिएगा कि ये इसकी जड़ है कुछ इस प्रकार, और ये सूर्य है। अब आप लोग सोचते होंगे कि जो प्रकाश संश्लेषण है वो किससे होता है? धूप से होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है वह धूप से नहीं, नेचुरल एनर्जी यानी नेचुरल जो रोशनी होती है सूरज की, उससे वह प्रकाश संश्लेषण करता है। यदि आप अपने पेड़ पौधों को धूप में ना रखकर कहीं छाए में यानी सूर्य के प्रकाश में ना रखकर ऐसी जगह पर जहां पर सूरज का उजाला होता है वहां पर रखेंगे तो भी वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो ये सूर्य जिस प्रकार आप देख रहे हैं, इसमें कौन सी गैस भरी होती है? जल्दी से मेरे सभी विद्यार्थी बताएंगे इसमें कौन सी क्रिया होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं हर क्वेश्चन को जहां मुझे लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है उसको मैं हाईलाइट करते और आपको बताते चल रहा हूं। ये सूरज है, इसमें क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन जो होता है, अब मैं आपको बता दूं, इसमें नाभिकीय संलयन होता रहता है। नाभिकीय संलयन वह प्रक्रिया होती है
अब आप सोचिए, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय जो विखंडन होता है वह छोटा होता है और नाभिकीय जो संलयन होता है वह बड़ा होता है। आपने देखा होगा हिरोशिमा पर, नागासाकी पर जब अमेरिका ने बम चलाया था तो वह परमाणु बम था और वह उसमें कौन सी क्रिया हो रही थी, उसमें हाइड्रोजन यानी नाभिकीय विखंडन की क्रिया होने का काम कर रही थी और वह इतना भयंकर था कि आज भी वहाँ के बच्चे आपको मिलेंगे, जेनेटिकली प्रॉब्लम वहाँ पर होने का काम किया है। आज भी बच्चे वहाँ के टेढ़े देखने को आपको मिलते हैं, कहीं विकलांग हो जाएंगे, कहीं कुछ ना कुछ समस्याएं, और उस एरिया में आज भी रेडिएशन मौजूद है। तो आपको बता दें कि जो परमाणु बम की जो रेडिएशन होती है वो कई सालों तक खत्म नहीं होती है। ये कहीं ना कहीं मिट्टी में, कहीं पेड़ पौधों में, अगर आपने किसी पत्ती को भी, वहाँ की एक पत्ती को भी आपने छील लेते हैं आप, तो आपकी तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। ये रेडिएशन इतनी ज़्यादा होती है, आपको आंखों से नहीं दिखेगी और आपको इफेक्ट कर जाएगी। कोरोना वायरस से कई गुना अधिक, क्या बोल सकते हैं, आपको जैसा कोरोना वायरस नहीं दिखता था ना, इसी प्रकार रेडिएशन भी होती है। अब मैं आपको बताने का काम करूंगा, ये पत्तियां हैं सारी हरे रंग की होती हैं, तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं वो किस माध्यम से करती हैं, उसको हरित लवण कहते हैं। जिस माध्यम से ये प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया करती हैं उसको वह हरित लवण कहते हैं। यह भोजन का निर्माण बनाने का कार्य करता है। भोजन का निर्माण ये प्रकाश संश्लेषण करके जल, इसमें जल मिलेगा, वो मिट्टी के अवशोषित तत्वों से अपना भोजन बनाती हैं, जिसको हम हरित लवण कहते हैं। यह भोजन का निर्माण करता है। यह पत्ती तथा तना में पाया जाता है। मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि यह पत्ती और तना में पाया जाता है, क्योंकि पत्ती का रंग भी हरा होता है और तने का भी रंग हरा होता है। आपने कभी अगर पेड़ को देखा होगा, अगर उसकी छाल को, अगर हम उसको खुदेड़ते हैं तो उसमें एक हरा रंग का एक पदार्थ देखने को, हरा रंग की एक पट्टी देखने को मिलती है, उसी को हम हरित लवण कहते हैं। उसी के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उसी से माध्यम से वह अपना भोजन बनाता है। अब आपने सोचा होगा कि सर जी जब पत्तियों की बात है तो तना का क्या काम है, तो मैं आपको बता दूं कि पतझड़ का जब मौसम आता है तो बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो पतझड़ के मौसम में अपने पत्तों को गिरा दिया करते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण होने के लिए उस पेड़ पर पत्ती नहीं रही है, तो वह प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होगी वह पेड़ के माध्यम से होगी, पेड़ के तने के माध्यम से होगी, और वह अपना जो भोजन है वो बनाकर संचित रहेगी और अपने आप को जीवित रखने का काम करेगी। ऐसे बहुत सारे पौधे आपको देखने को मिल जाते हैं जो पतझड़ के मौसम में अपनी पत्तियों को झाड़ दिया करते हैं। इसके बाद मैं आगे की बात करूंगा, इसको बोलते हैं अवर्णित लवण। इसका इंग्लिश में जो नाम होता है उसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। यह भोजन को संग्रहित करने का काम करता है। आप समझिए, संग्रहित करने का काम किस प्रकार करता है। मैंने अभी आपको बताया कि जो पतझड़ का मौसम होता है, अब वो है जो तना होता है वो कम हरे रंग का होता है, तने के ऊपर एक ब्राउन कलर की पट्टी भी चढ़ी होती है। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे नीम की होगी, और भी बहुत सारे पौधे हो जाते हैं। अब मान लीजिए ये पत्तियां झड़ गई, तो ये अपना स्टॉक में, जैसे अपन लोग आपत्ति के लिए गेहूं रखते हैं, कोई सोना लगता है, गहने रखता है स्टॉक में, यानी कभी कोई विपदा आती है तो उस चीज का हम प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए सभी लोग अपने अपने घरों में गेहूं रखने का काम करते हैं, जिससे कि कभी कोई दिक्कत होती है तो वह उस गेहूं का उपयोग कर सके। इसी प्रकार जो पेड़ पौधे होते हैं वह भी अपना भोजन संग्रहित करने का काम करते हैं। इसको वह किसके अंतर्गत आते हैं, यह अवर्णित लवण के अंतर्गत आते हैं। यह भोजन को संग्रहित कहाँ पर करते हैं, आप समझिएगा इन चीजों को। कहाँ पर करेंगे, जड़ों में करेंगे और फल में करेंगे। फल में करेंगे, ये फल वाला जो सिस्टम है, जब आपका बॉटनी का चैप्टर आएगा फूल पत्ती तना, तब मैं आपको इसको बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा कि जो अपना भोजन है वो फल में आकर किस प्रकार संग्रहित करता है और किस प्रकार फल का निर्माण होता है, किस प्रकार फूल होते हैं, सारी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का काम कर रही हैं। इसके बाद आएगा अवर्णित लवण। अवर्णित लवण इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश का नाम इसको क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। इंग्लिश का जो नाम है इसको क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। यह रंग प्रदान करने का कार्य करता है। अब आप सोचेंगे कि यह रंग प्रदान करने का किस प्रकार कार्य करता है, तो आपने देखोगा चुकंदर का लाल रंग, ठीक है ना, गाजर का पीला रंग, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है मिर्ची, टमाटर तथा मिर्ची का। देखिए टमाटर का लाल रंग, मिर्ची का हरा रंग, किसके कारण, लाइकोपेज के कारण। यह टमाटर का जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है, लाइकोपेज के कारण। भैया जी
मैं इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखने का, वेरी इंपॉर्टेंट लिखने का काम करूंगा। अक्सर एग्जामिनर यह पूछ लेता है टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो आपको बताने का काम करना है टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीज के कारण होता है। इसके बाद गाजर का पीला रंग। अब मैं आपको बताऊंगा पीला रंग जो है गाजर का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछी गई हैं जो चीजें, उन्हीं को लिखने का काम किया है। जो इसके बाद गाजर है ना जी, गाजर का कैरोटीन, गाजर में क्या होती है भैया जी, कैरोटीन के, गाजर का जो पीला रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। इसके बाद चुकंदर का बीटा नोन के कारण। बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। क्या है भैया जी, अगर आपको बोर्ड पे ना लिख रहा हो चीजें तो आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, मैं बोलते भी जा रहा हूं, आप लोग समझिएगा थोड़ा सा। चुकंदर जो होता है, चुकंदर का जो लाल रंग होता है वो बीटा नॉन के कारण, किसके कारण, चुकंदर का जो लाल रंग होता है वो बीटा नॉन के कारण। टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीज के कारण होता है। गाजर का जो पीला रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। और फलों का पीला रंग होता है, वो जो भी फल होते हैं उनका पीला रंग किसके कारण, ज़ैंथोफिल के कारण। ज़ैंथोफिल के कारण फलों तथा क्या बोलते हैं, फलों का जो पीला रंग होता है ज़ैंथोफिल के कारण होता है। तो आप लोगों को मैं आशा करता हूं कि आपको लवण बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करेंगे कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार मैं आपको पहले ही चित्र में पढ़ा चुका हूं और पहले ही बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूं। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ये सब कि आपके नोट्स बन सके, आप लोग एक अच्छी स्टडी कर सकें। आप लोग समझिएगा, जो कोशिका होते हैं, कोशिका दो प्रकार की होती है। जो पहली होती है आपका, इसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, और ये होती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से डिटेल में समझाने का काम किया है। कृपया करके जिन विद्यार्थियों ने ना देखा हो वो पिछली वीडियो जाकर अवश्य देखें। तो समझिए आप, मैं अभी भी इसमें थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, बकाया आप लोग पिछली वीडियो में जरूर देखें। प्रोकैरियोटिक अविकसित सेल होती है। कैसी होती है भैया जी, अविकसित सेल होती है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वह कोशिका के अंतर्गत आते हैं जिसमें वायरस वगैरह आ जाते हैं। वायरस में भी क्या होती है, कोशिका होती है। वायरस में कोशिका होती है। देखिए समझिए, इनमें सभी अंग नहीं पाए जाते हैं। समझिए, मैं पिछली वीडियो में बता दिया था मैंने कि ये इस प्रकार की कोशिका होगी और ये केंद्रक होगा, तो पता नहीं कौन सा अंग उसमें नहीं होगा। क्या पता माइटोकॉन्ड्रिया ना हो, क्या पता उसमें राइबोसोम ना हो, क्या पता उसमें लाइकोपेज ना हो, लाइसोसोम ना हो, और इसी प्रकार सेंट्रोसोम ना हो, कहीं कुछ ना हो, इस प्रकार का होगा। अब मैं आपको बताऊंगा। सोचिए, अगर इनमें से कई चीजें अगर गोल रहेंगी तो इसका जो नॉर्मल जो वजन है वो कहीं ना कहीं कम होगा। तो ये कैसी होती हैं, ये हल्की भी होती हैं। कैसी होती हैं, हल्की होती हैं। समझिए आप लोग थोड़ा सा, ये कैसी होती हैं, हल्की होती हैं। ये इनमें सभी अंग नहीं पाए जाते हैं। ये प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। बहुत बढ़िया, मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ पर इंपोर्टेंट डालने का काम करेंगे आप लोग कि जो प्रारंभिक कोशिका किसे कहते हैं। तो सभी लोगों को बता दें, ये एग्जामिनर बहुत पूछता है ये क्वेश्चन, कि पूछेगा कि बताइए कि प्रारंभिक कोशिका किसे कहते हैं, तो कहना सर जी प्रारंभिक जो कोशिका है वो प्रोकैरियोटिक को कहते हैं। किसको कहते हैं, प्रोकैरियोटिक को कहते हैं। इसको अविकसित कोशिका कहते हैं। इसमें सभी अंग परिपूर्ण नहीं होते हैं, यह हल्की होती है। यह कोशिका कैसी होती है भैया जी, हल्की होती है। आगे समझिए आप लोग। इसके बाद बात करेंगे यूकैरियोटिक के बारे में। यूकैरियोटिक वह सेल होता है जो पूर्ण तरीके से विकसित सेल होता है। ये किन किन में पाया जाता है, ये पादप में पाया जाता है, ये जंतु में पाया जाता है। समझिए, ये पादप और जंतु किस प्रकार, पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। हम जैसे हम मानव हो गए, हम मानव में कौन सी पाई जाएगी, यूकैरियोटिक। मैंने कल आपको इसकी ट्रिक बताई थी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को किस प्रकार समझें। जब भी बात करेंगे प्रोकैरियोटिक की बात, तो प्रोकैरियोटिक यानी समझिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब हम मान लीजिए बात करेंगे यूकैरियोटिक। यू उस व्यक्ति को कहेंगे जिसमें जीवन होगा, जिसमें प्राण होंगे, जैसे आपका मित्र होगा, दोस्त हो गया, चाहने वाले हो गए। ये क्या है, यूकैरियोटिक, यानी यू के बारे में बात करने का काम कर रहे होंगे। किस प्रकार, यूकैरियोटिक यानी यू इस प्रकार। तो किसका प्रयोग कर रहे हैं, जिस व्यक्ति में प्राण होते हैं या उसमें जीवन होता है, उसी के लिए तो हम यू का प्रयोग करेंगे।
पेड़ पौधों के लिए तो यू का प्रयोग करते नहीं है। तो समझिए आप लोग, तो प्रोकैरियोटिक का ये बहुत यूकैरियोटिक का बहुत अच्छा उदाहरण है ये कि यूकैरियोटिक इसके अंतर्गत आते हैं, जीव जंतु पादपों के अंतर्गत आने का काम कर रहे होते हैं। तो मैंने आपको इसको ट्रिक बताई है, यूकैरियोटिक यानी जिसमें जीवन होता है, यानी यू, समझ रहे हैं ना, यू, मिस्टर यू, इस प्रकार के वर्ड का जो प्रयोग करते हैं वो बातचीत की भाषा में करते हैं, यू। तो ये किस में पाई जाएगी, यूकैरियोटिक का नाम होगा। समझिए, इसमें 80s राइबोसोम पाया जाता है, ये सबसे बड़ा अंग इसका केंद्रक होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मैं इंपॉर्टेंट लिखते जा रहा हूँ चीजों को, आप लोगों को समझने का काम करना है। समझिए, सबसे बड़ा जो अंग होता है वो यूकैरियोटिक में कौन सा होता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बिल्कुल छापेगा क्वेश्चन, बिल्कुल 1 नंबर का क्वेश्चन छपने का काम कर रहा होगा। सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, ये पूछ सकता है वो, या फिर ये पूछ ले कि यूकैरियोटिक में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, ये पूछ ले कि सबसे बड़ा अंग जो केंद्रक है वो किस कोशिका में पाया जाता है। तो आपका आंसर होगा, अगर वो पूछता है कि सबसे बड़ा अंग यूकैरियोटिक में कौन सा होता है, तो आंसर होगा आपका केंद्रक। और अगर वो यह पूछ लेता है, क्वेश्चन क्या करता है भैया जी, मैं आपको बताऊं कि सिलेक्टेड है सारी चीजें, बशर्ते क्या है, जब तक आप डीपली यानी चीजों को डिटेल से नहीं पढ़ते हैं ना, उस चक्कर में क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। आप लोगों को आदत पड़ चुकी है, वही उनने 12 क्वेश्चन करवा दिए यूट्यूब पे, आपका 1 घंटा खराब कर दिया, 1 घंटे में आप कहीं बहुत ज्यादा, अब मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ ना, आपको 20 मिनट में कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटे का मटेरियल आपको एक बार में मिलने का काम कर रहा है। आप समझिए यहाँ पर, तो सबसे बड़ा अंग यूकैरियोटिक में होता है, सबसे बड़ा अंग जो केंद्रक होता है वो यूकैरियोटिक में होता है। सबसे बड़ा अंग केंद्रक कहाँ पर पाया जाता है, कहना सर जी यूकैरियोटिक में पाया जाता है। अभी आप समझिए कि 80s राइबोसोम और 70s राइबोसोम, मैं इनको भी पिछली वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं बताने का काम करूंगा। मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि जो 70s राइबोसोम होगा और 80s राइबोसोम होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कहीं ना कहीं। जो 70s राइबोसोम होता है ये कहाँ पर पाया जाता है, कहना सर जी प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। कहाँ पर, प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। 70s राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, 80s राइबोसोम यूकैरियोटिक में पाया जाता है। 80s राइबोसोम मैंने आपको बोला यह भारी होती है, ये देखिए यहाँ पे लिखा, ये हल्की कोशिका लिख लीजिए यहाँ पर, जिससे कि आपको समझ में रहे। कोशिका होती है, समझिए ना, होती है, और यह भारी होती है। समझिए चीजों को, यह भारी होती है, ठीक है। अब कहना सर जी भारी तो होगी, भारी कब होगी, जब इसमें 80s राइबोसोम पाया जाएगा, और हल्की कब होगी, जब इसमें 70s राइबोसोम पाया जाएगा। जब इसमें 80s राइबोसोम पानी का काम कर रहा होगा और यहाँ पर 70s राइबोसोम होने का काम कर रहा होगा, तो यह हल्की कोशिका होगी और यह भारी कोशिका होगी। 80s राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, जबकि 70s राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, जबकि 80s राइबोसोम यूकैरियोटिक में पाया जाता है। यूकैरियोटिक की विकसित कोशिका होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक विकसित कोशिका होती है, विकसित कोशिका होती है। इसके बाद लवण की बात की थी हमने, एक बार बहुत बेहतरीन तरीके से रिवीजन करने का काम करेंगे, क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं तब तक आता नहीं। क्योंकि आपको बता दें कि मैं अभी आपको पढ़ा के चला जाऊंगा और आपको ये वीडियो देख लोगे, आप लोग समझ में आ जाएगा, लेकिन जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे, जब तक इसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे, इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। कोई किसी भी टीचर में, मैं कह रहा हूँ इतनी दुनिया में कोई सा भी टीचर हो, वो कतई नहीं पढ़ा सकता कि आप सोचो कि एक बार में हमें चीज़ें समझ में आ जाए। तो आपको रिवीजन तो करना पड़ेगा। आप समझिए, जो लवण बताया था मैंने, उसमें हरित लवण, अवर्णित लवण, लवण को 3 भागों में बांटा था। इसको हरित लवण, अवर्णित लवण तथा वर्णित लवण कहने का काम किया था। हरित लवण में यह भोजन का निर्माण करने का काम कर रहा था, तथा यह पत्ती तथा तना में पाया जाता था। कहाँ पर पाया जाता, यह पत्ती में और तना में दोनों में पाया जाता था। अवर्णित लवण जो था यह भोजन को संग्रहित यानी इकट्ठा करने का काम कर रहा था, यह जड़ तथा फलों में दोनों में पाया जाता था। और जो वर्णित लवण था यह रंग प्रदान करने का काम कर रहा था। टमाटर हो गया, मिर्ची हो गया, गाजर में कैरोटीन, चुकंदर में बीटानॉन के कारण, और फलों का जो पीला रंग होता है जिसको हम जेनोटोफिल के कारण फलों में पीला रंग होने का काम कर रहा होता है। अब आप कहीं ना कहीं ये चैप्टर समाप्ति की ओर हो रहा है। आप समझिएगा
कि मैंने आपको पूरा डिटेल से सारी चीज़ें एक एक करके बिल्कुल शेड्यूल में पढ़ाने का काम किया है। आप लोगों का सिर्फ एक ही बात मैंने अभी पूरे चैप्टर में एक भी बार ये नहीं कहा है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कतई नहीं कहा। लेकिन आप समझिए, ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जिस प्रकार मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और जिस प्रकार का आपको मटेरियल देखने को मिल रहा है, शायद ये कहीं आपको देखने को मिलेगा। बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई होगी, बशर्ते आपको मेरा भी सपोर्ट करना होगा। आप लोग फ्यूचर एकेडमी XYZ को चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना होगा और उनको यह वीडियो भेजना होगा जिनको बाइकें उसको ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आपने फालतू जगह डाल दिया, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप उस जगह पर भेजेंगे जिस व्यक्ति को उस वीडियो की आवश्यकता है, तो वह वीडियो को वह देखेगा और आपको धन्यवाद भी कहेगा। ऐसी जगह शेयर ना करें जिसको ज़रूरत ही नहीं हो। तो आप लोग अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट चैप्टर होगा आप लोगों का गुणसूत्र। थैंक यू।